नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, यानी कि एक तरह से हम प्राथमिक सेक्टर की बात करते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का क्या योगदान है या राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र को लेके क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये पढ़ें कि जो हमने लास्ट क्लास में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के बारे में जो पढ़ा है उसको में हमने क्या पढ़ा है, और साथ ही कई विद्यार्थियों के कमेंट्स कुछ कंफ्यूजन को लेके कुछ डाउट्स हैं, तो मैं उनको भी क्लियर करना चाहूँगा ताकि कोई भी डाउट हमारे मन में दिमाग में स्टडी में नहीं रहे, क्योंकि जो डाउट होता है अधिकांश वहीं से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि हमने अभी तक कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के बारे में क्या पढ़ा है और अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कृषि और संबद्ध क्षेत्र जो है हर एक पोर्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और जब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से कनेक्टिविटी के साथ यदि हम पढ़ेंगे तो हमें यह पूरा टॉपिक समझ में भी आएगा और साथ ये भी पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या हमसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, पहले तो समझना कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हम पढ़ रहे हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र में क्या है, तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र में जो है फसल है, पशुधन है, वानिकी है और मत्स्य। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में चार प्राथमिक गतिविधियां हैं: फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य। अब देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान की सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान, जिसको हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं स्थिर 2011-12 कीमत पर, और एक हम पढ़ते हैं प्रचलित कीमत पर। अब इसी में यदि स्थिर कीमत पर बात करते हैं तो कितना है, 28.50% है, और यही हम प्रचलित कीमत पर बात करते हैं तो यह कितना है, 28.95%। यहां तक हमने पढ़ा था कि कृषि संबद्ध क्षेत्र में कौन से आते हैं, और राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है। अब इसमें हम उद्योग और सेवा क्षेत्र को नहीं है, हम कृषि की बात करें तो केवल कृषि के संबंध में पढ़ने। इसके बाद हमने यह पढ़ा है कि पिछले 5 वर्षों में सकल राज्य मूल्य
वर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान, जिसमें भी दो प्रकार से हैं। स्थिर कीमत पर और प्रचलित कीमत पर। स्थिर कीमत पर सर्वाधिक जो है वह 2020-21 में दर्ज किया गया। और कितना दर्ज किया गया? %38.28%। और प्रचलित कीमत पर भी सबसे ज्यादा जो है योगदान दर्ज कब किया गया? वह भी 2021 में दर्ज किया गया। 2021 में। और कितना दर्ज किया गया? तो यह दर्ज किया था 30.56%। यहां हमने पढ़ा। इसके अलावा एक और चीज पढ़ी थी, वह पढ़ी थी कृषि एवं संबंध क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि। एक स्थिर कीमत पर 7.48% और बी प्रचलित कीमत पर 14.33%। इस प्रकार से यह जो है हमने महत्वपूर्ण डाटा आंकड़े जो कि कृषि और संबंध क्षेत्र से पूछे जाने की संभावना है, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब कई विद्यार्थियों के कमेंट्स थे। क्या कमेंट्स था? अब समझ रहा हूं। कई विद्यार्थियों ने कमेंट्स भी किया, मैसेज भी किया और उसमें लिखा है कि सर आपने बताया कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि स्थिर कीमत पर 7.48% और प्रचलित कीमत पर 14.33%। यह तो जो है सर आपके द्वारा बताया गया, लेकिन हमने जब अध्ययन किया तो हमें यह पढ़ाया गया या हमने यह पढ़ा कृषि एवं की वृद्धि स्थिर
कीमत पर 5.22% और प्रचलित कीमत पर 13.84%। और ये दोनों ही चीजें इकोनॉमिक सर्वे में दे रखी है। और निश्चित रूप से जब एक ही वृद्धि को दो आंकड़ों में दे रखा है तो कंफ्यूजन होने की संभावना है। अब ये कंफ्यूजन क्यों है यहां मैं आपको क्लियर कर देता हूं, और कंफ्यूजन का सॉल्यूशन क्या है यहां भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अब जब हमने इसके बारे में अध्ययन किया था तो हमने किया था कि 2018-19 से 2022-23 यानी कि पिछले 5 वर्षों के अनुसार वर्ष 2022-23 में वार्षिक वृद्धि। अब देखिए यहां क्या है, यहां बता रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे में जो है 2018-19 से 2022-23 यानी कि पिछले 5 वर्षों में जो है 5 वर्षों में 2022-23 की वार्षिक वृद्धि क्या दर्ज की गई है। यानी कि यहां पिछले 5 वर्षों के वार्षिक वृद्धि का कंपैरिजन बता रहा है, जबकि यहां बताता है 1 वर्ष का। कैसे? यहां बता रहा है कि 2021-22 में और 2022-23 का कंपैरिजन। कैसे? देखिए, 2021-22, 2022-23। सबसे पहले बात करते हैं स्थिर कीमत पर। अब स्थिर कीमत पर यह कहता है कि 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र का जो है कितने करोड़ थे, वह थे 1,98,614, 1,98,614 रुपए। जबकि 2022-23 में यही संख्या कितनी हो गई है, 2,08,989। यानी कि 2021-22 की तुलना में 2022-23 में कृषि और संबंध क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई है, तो इनमें वृद्धि जो देखी गई है वह 5.22% की वृद्धि देखी गई है। जबकि प्रचलित कीमत पर बात करते हैं, प्रचलित कीमत पर तो यहां कितना रहा है, 3,33,313 था। कब? 2021-22 में। यहां जो है 2022-23 में बढ़कर कितना हो गया, 3,79,439। यहां वृद्धि कितनी हुई है, इतने प्रतिशत की क्या है। यानी कि यहां जो आपने आंकड़े पढ़े हैं, ये आंकड़े जो हैं वह 2021-22 और 2022-23 के तुलना के रूप में है कि 2021-22 की तुलना में 2022-23 में कितनी वृद्धि हुई है। तो स्थिर कीमत पर 5.22% और प्रचलित कीमत पर 13.84% है। यहां 1 वर्ष के अनुसार है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में कितनी वृद्धि हुई, जबकि यहां कंपैरिजन बता रहा है पिछले 5 वर्षों में जो है जो वृद्धि हुई है, तो वार्षिक वृद्धि कितनी हुई है, तो 2022-23 में स्थिर कीमत पर 7.48% और प्रचलित कीमत पर 14.3। अब यही तो ध्यान रखना है कि हमें
2018-19 या पिछले 5 वर्षों के संदर्भ में पूछा जाएगा तो उत्तर हमारा यहां होगा। और यदि पिछले वर्ष यानी कि 2021-22 और 22-23 का तुलना में पूछा जाएगा तो उत्तर हमारा यहां होगा। तो अब आपको दोनों ही क्लियर हो गए। यहां 5 वर्षों का कंपैरिजन है जबकि यहां 1 वर्ष का कंपैरिजन है। यहां 2018-19 से 2022-23 के बीच का है जबकि यहां 2021-22 से 2022-23 के बीच का है। तो इसीलिए विद्यार्थी जब एक ही चीज को दो बार दे रखी है, दो अलग अलग रूप में दे रखी है, तो कंफ्यूजन होता है। अब शायद आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब बात आती है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि हम जब अध्ययन कर रहे थे तो हमने कहा था कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 4 प्राथमिक गतिविधियां हैं: फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य। अब यहीं से हमारा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र की जो उप क्षेत्र हैं, जैसे फसल है, पशुधन है, वानिकी है और मत्स्य, इनका क्या योगदान है। अब देखिए, हमने पूरे कृषि संबद्ध क्षेत्र का जब योगदान पढ़ा तो हमने कितना पढ़ा, यह पढ़ा। क्या पढ़ा, यह देखिए, स्थिर कीमत पर 28.50% और प्रचलित कीमत पर 28.95%। यहां हमने क्या पढ़ा है, सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सभी का योगदान। अब हम एक एक का लेके बात करते हैं। तो देखिए, समझना इसके लिए यहां आपको दिख रहा होगा पूरा, यहां जो है डायग्राम, यह डायग्राम इसी प्रकार हमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है आंकड़ों के रूप में। अब यह क्या है कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2022-23 में योगदान। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि GSVA में प्रचलित कीमतों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान कब, वर्ष 2022-23 में। अब यहां कितना रहा है, यहां हमने पढ़ा है 28.95%। यहां तो हम पढ़ चुके हैं कि यहां प्रचलित कीमत पर है, लेकिन हमने पढ़ा है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र में मुख्य रूप से जो गतिविधियां आती है वह है फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य। ये 4 गतिविधियां आती है। अब हमें इन्हें अलग अलग पूछेगा। अलग अलग का मतलब है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र के जो उप क्षेत्र हैं, फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य, इनका जो है GSVA में क्या योगदान है। अब पूरा अच्छे से समझना और यह ध्यान रखना, यहां प्रचलित कीमत पर है और यहां जो डायग्राम दे रखा है यहां यही लिख रहा है कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्रों में कौन से हैं, फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य। फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य का प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2022-23 में योगदान। अब ध्यान रखना, अब टोटल जो योगदान रहा है, अब यहां एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो टोटल योगदान रहा है वह कितना रहा है, वह रहा है 3.79 लाख करोड़। यहां आंकड़ा एक और याद रखना है,
ध्यान रखना, यहां हमें 28.95% भी पूछा जा सकता है और हमें राशि भी पूछी जा सकती है कि कितनी राशि रही है, तो 3.79 लाख करोड़ रुपए यहां जो है कृषि और संबंध क्षेत्र का टोटल योगदान है, जो जीएसवी में कि टोटल का कितना है 28.95%। अब इसमें फसल का कितना रहा है, पशुधन का कितना रहा है, वानिकी का कितना रहा है और मत्स्य का कितना रहा है, यहां हमसे पूछा जाएगा। अब समझना, यहां से सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फसल। ये जो ग्रीन कलर है यहां बता रहा है फसलों का, यहां जो है यहां बता रहा है फसल का योगदान बता रहा है। यहां जो ऑरेंज कलर है यहां पशुधन का योगदान बताएगा। इसके बाद यहां जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है यहां बताएगा वानिकी, वानिकी और लॉगिंग। और यहां जो एक पोर्शन है यहां बताएगा मत्स्य का योगदान। अब देखिए, यदि हम फसल की बात करें तो फसल का योगदान कितना दर्ज किया गया है, 46%। यानी कि कृषि और संबंध क्षेत्र में जो है उप क्षेत्रों में फसल का योगदान जीएसवी यानी कि सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितना योगदान है, 46%। यानी कि 3.79 लाख करोड़ में 46% भाग जो होगा वह किसका होगा, फसल का होगा। इसके बाद आएगा पशुधन। पशुधन का कितना है, 46.41% किसका है, पशुधन का। इसके बाद तीसरा जो है वह है वानिकी। वानिकी का है 7.20%। और इसके बाद मत्स्य का कितना है, 0.39%। एक तो यहां आपको आंकड़े पता होने चाहिए कि आपसे पूछा जाएगा, या तो किसी एक को पूछा जाएगा या सुमेलित करने के संदर्भ में पूछा जाएगा या फिर इनका क्रम पूछा जाएगा। कैसे, देखिए प्रश्न को अच्छे से समझना, ताकि यहां पूरा जो है आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं कृषि और संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्र फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य, इनको किस रूप में, आंकड़ों के रूप में क्या पूछा जाएगा, तो आंकड़ों के रूप में यह पूछा जाएगा कि राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि और संबंध क्षेत्रों के उप क्षेत्रों का योगदान का सही समुच्चय है, तो यहां समुच्चय पूछा जा सकता है, या फिर आपको जो है समुच्चय के आधार पे यह पूछा जा सकता है कि किसका योगदान कितना दर्ज किया गया। देखिए प्रश्न को समझना, प्रश्न क्या पूछा जाएगा, वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित कीमतों पर कृषि एवं संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्र के योगदान को अवरोही क्रम में
व्यवस्थित कर कूट का चयन करें, जिसमें 1 नंबर पर फसलें, 2 नंबर पर पशुधन, 3 नंबर पर वानिकी एवं लॉगिंग और 4 नंबर पर जो है वह होगा मत्स्य। क्लियर हो गया। अब दिया जाएगा कूट। कूट में ए 1 2 3 4, बी में 1 2 4 3, सी में 2 1 3 4 और डी में 2 1 4 3। इस तरह से आपको प्रश्न दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्रों के योगदान को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अब आपने यदि आंकड़े रट रखे हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे, इसलिए इसको समझने का तरीका है कि आपको केवल इस तरह का फ्लो चार्ट आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा किसका है? पशुधन का है। उससे कम किसका है? फसलों का है। उससे कम किसका है? वानिकी एवं व लॉगिंग का है। और इससे कम किसका है? मत्स्य का। पहले तो यह आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद आपको सिर्फ इनके आंकड़ों के बारे में भी पता होना चाहिए कि यह 46.41% है, यह 46% है, यह 7.20% है और यह 0.39% है। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है? अवरोही क्रम पूछा गया है। तो अवरोही क्रम पूछा जाएगा तो अवरोही क्रम का मतलब है ऊपर से नीचे उतरना, यह कहलाता है अवरोही क्रम। और आरोही क्रम का मतलब है ऊपर चढ़ना। एक तो होता है बढ़ता क्रम और एक होता है घटता क्रम। तो जो बढ़ता क्रम होगा वह आरोही क्रम होगा और जो घटता क्रम होगा वह अवरोही क्रम होगा। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले क्या आना चाहिए? पशुधन। पशुधन कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर है। तो यहां 2 नंबर और ये 2, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके बाहर हो गए। उसके बाद 2 नंबर पे क्या है? फसलें। फसलें। इसके बाद कौन सा है? वानिकी 3 नंबर। 3 नंबर और इसके बाद क्या आ जाएगा? 4 नंबर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। ये ध्यान रखना, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के जो आंकड़े हैं उसको आंकड़ों के रूप में नहीं पूछकर इस क्षेत्र में पूछा जाए। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि एवं उप क्षेत्रों, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका दर्ज किया गया? तो सर्वाधिक पूछा जाएगा तो पशुधन, एक का पूछा जाएगा तो पशुधन और एक से अधिक पूछा जाएगा तो पशुधन, फसलें, वानिकी और मत्स्य। अब इसको याद रखने का सीधा ध्यान रखना, एनिमल, कल्टीवेशन, कृषि को, इस तरह से याद करें, एसीवीएम, एनिमल, प फ व म, इस तरह से भी याद करते हैं। पशुधन, फसल,
वानिकी और मत्स्य। इस तरीके से भी आप जो है 4 वर्ण यानी अक्षर के आधार पे इस पूरे जो है कृषि और इसके उप क्षेत्रों के संबंध को या योगदान को याद कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि एक प्रश्न तो जो है या तो हमने जो पहले अध्ययन किया है इन आंकड़ों से पूछा जाता है, या फिर हमें दूसरा जो पूछा जाता है वह इससे पूछा जाता है कि कृषि और संबंधित क्षेत्र में जो 4 गतिविधियां हैं उनका राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमत। यह भी ध्यान रखना, प्रचलित कीमतों पर हम पढ़ रहे हैं, स्थिर कीमत पर हम लोग नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में यह जो है प्रचलित कीमतों के आधार पर दे रखा है और प्रचलित कीमत का ही हमें एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर हो गया? चले आगे। इसके बाद दूसरा जो चीज हमसे पूछी जाती है वह पूछी जाती है भू सांख्यिकी 2020-21। अब भू सांख्यिकी क्या है इसको समझना कि जो हमारे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल, अब सब जानते हैं राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। लेकिन हम जब भू उपयोग की बात करते हैं तो सामान्यतः हम हेक्टर में पढ़ते हैं, तो इसीलिए यहां ध्यान रखना राजस्थान का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल कितना है हेक्टर में। देखिए वर्ग किलोमीटर में हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यह राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल है। लेकिन जब हम बात करते हैं राजस्थान के प्रतिवेदित क्षेत्रफल की, राजस्थान का प्रतिवेदित क्षेत्रफल, तो यह है 342.89 लाख हेक्टर। प्रतिवेदित क्षेत्रफल का मतलब है जिसका गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है। और यह जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है कितना है, प्रतिवेदित क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 342.89 लाख हेक्टर है। अब इस पूरे क्षेत्रफल का जो है किस प्रकार उपयोग किया जाता है या किस प्रकार उपयोग होता है उसका निर्धारण जो है एक स्टैटिक रिपोर्ट के आधार पर निकाला जाता है, जिसे कहा जाता है भू उपयोग सांख्यिकी वर्ष 2020-21 की। यह कौन सी है, यह भू उपयोग सांख्यिकी 2020-21 की। अब देखिए हम इकोनॉमिक सर्वे तो कौन सी पढ़ रहे हैं, वर्ष 2022-23 की पढ़ रहे हैं, लेकिन वर्ष 2022-23 की इकोनॉमिक सर्वे में जो भू सांख्यिकी रिपोर्ट जो है वह 2020-21 की। तो इसीलिए ध्यान रखना प्रश्न में जब दिया जाएगा तो लिखा जाएगा कि भू उपयोग सांख्यिकी 2020-21 के अनुसार राजस्थान में प्रतिवेदित क्षेत्रफल कितना है, तो हेक्टर में याद रखना है कितना है, 342.89 लाख हेक्टर। यहां तक तो क्लियर। अब यहां जो पूरा क्षेत्रफल है राजस्थान का, इसको अलग अलग जहां जहां उपयोग हो रहा है उसके आधार पर विभाजित किया। तो सबसे पहले जो है राजस्थान में हम बात करते हैं, यहां सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है, यहां क्षेत्र ज्यादा है, इसे कहा जाता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, या जिसे कहा जाता है
फसली क्षेत्र। और ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में भू उपयोग सांख्यिकी 2020-21 के अनुसार शुद्ध बोया गया क्षेत्र या फसली क्षेत्र कितना है। तो फसली क्षेत्र कितना है यहां हमें पता होना चाहिए। यहां टोटल क्षेत्रफल का 52.34% है। एक तो आपको यह आंकड़ा याद रखना है, यानी कि राजस्थान के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा उपयोग जो है वह फसली क्षेत्र के रूप में होता है, जो राजस्थान के 342.89 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है, इसका लगभग आधे से ज्यादा जो भाग है वह बोने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिसे हम कहते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र या फसली क्षेत्र। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमसे पूछी जाती है कि राजस्थान में इतना जब बोया जाता है तो सबसे ज्यादा कहां बोया जाता है। तो सबसे ज्यादा बाड़मेर में बोया जाता है, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, बाड़मेर। और सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम है राजसमंद। हालांकि हम कृषि के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन हमें इसी रिपोर्ट से पता चलेगा कि क्या प्रश्न हमसे पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, इसमें सर्वाधिक फसली क्षेत्र, सर्वाधिक कृषित जो क्षेत्र है वह बाड़मेर में है, और न्यूनतम कृषित क्षेत्र है वह राजसमंद में। दो चीजें आपको एक तो याद रखनी है कि भू उपयोग सांख्यिकी 2020-21 के अनुसार एक तो आपको याद रखना है शुद्ध बोया गया क्षेत्र कौन सा है या फसली क्षेत्र कितना है, सबसे ज्यादा कहां बोया जाता है और सबसे कम कहां पर बोया जाता है। इसके बाद देखिए और कहां कहां उपयोग होता है, तो यहां एक पूरे क्रम में लिखी हुई है। कैसे, सबसे पहले है वानिकी। और वानिकी में कितना होता है, 8.08%। पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा है वह है कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि। यहां कितना है, यहां है 5.86%। क्लियर। इसके बाद है ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि, यानी ऐसी भूमि जिस पर कृषि कार्य करना संभव नहीं है। यहां कितना है, 6.91%। क्लियर। इसके बाद दे रखा है स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि। यहां कितनी है, 4.86%। इसके बाद है वृक्षों के झुंड तथा बाग के रूप में कितनी है, यहां है 0.09%। इसके बाद आती है बंजर भूमि। बंजर भूमि कितनी है, 10.87%। इसके बाद है अन्य चालू पड़त भूमि, और अन्य चालू पड़त भूमि कितनी है, 6.10%। इसके बाद चालू पड़त भूमि यहां कितनी है, तो चालू पड़त भूमि जो है यहां है 4.89%। और उसके बाद है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यहां 52.34%। अब ये इतने सारे आंकड़े हैं। अब ये ध्यान रखना, ये प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से कई बार केवल एक डाटा पूछते हैं, कई बार हमें 4 डाटा पूछते हैं। अब आपको जो याद रखना है वहां मैं आपको सबसे पहले तो इसमें आपको 4 डाटा याद रखने हैं। कौन कौन से रखने हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहला तो आपको यह याद रखना है, भू उपयोग सांख्यिकी 2020-21, इसके आधार पे बात करेंगे।
पहला डाटा है राजस्थान का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल या क्षेत्र, प्रतिवेदित क्षेत्र कितना है? 342.89 लाख हेक्टेयर। एक तो यह आपको क्लियर होना चाहिए, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसमें सबसे ज्यादा जो चार हैं उन पर आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले तो किसको फोकस करना है? इसको सबसे ज्यादा कहां होता है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जिसे हम क्या कहेंगे? फसली क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र या इसको क्या कहते हैं? फसली क्षेत्र। अब यहां कितना है? तो यह प्रतिशत में पूछा जाता है तो 52.34%। लेकिन हम बात कर रहे हैं वहां कई बार प्रतिशत नहीं पूछ के हेक्टर पूछ लेगा। तो अब ये कितना हेक्टर है यह भी पता होना चाहिए। तो यह है 179.48 लाख हेक्टर। यह भी ध्यान रखना, आंकड़ा सीधा याद पूछा जाएगा कि भू उपयोग सांख्यिकी 2020-21 के अनुसार राजस्थान में फसली क्षेत्र है, जिसमें एक आंकड़ा यह होगा, एक आंकड़ा यह होगा, एक में इन्हीं संख्याओं को बदलकर पूछ लेगा। तो एग्जैक्ट आंकड़ा याद रखना 179.48 लाख हेक्टर यहां राजस्थान में शुद्ध बोया गया या फसली क्षेत्र है। यह अब इसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा कौन सा है? तो वह आपने पढ़ा होगा बंजर भूमि। इसके बाद दूसरा आपको याद रखना है, वह याद रखना है अब देखिए बंजर भूमि कितना है? 10.87%। अब यदि यह लाख हेक्टर में पूछे तो कितना होगा? यह भी हमें क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान में बंजर भूमि जो है वह कितनी है। तो बंजर भूमि के अंतर्गत जो है लगभग कितना आता है? 37.27 लाख हेक्टर इसके अंतर्गत आता है। कितना? 37.27 लाख हेक्टर। आपको मेन तो यह डाटा याद रखना है, क्योंकि हम कृषि और संबंध क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें हम फसल पशुधन यह आपको पूछा जाएगा मरुस्थलीकरण के अंतर्गत। क्योंकि आपने पढ़ा होगा समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। तो यह उस जो है मरुस्थलीकरण वाले टॉपिक में वहां से पूछा जाता है कि राजस्थान में कुल प्रतिवेदित कुल क्षेत्रफल का या राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग बंजर भूमि है। तो बंजर भूमि कितना है? 10.87%, यानी कि 37.27 लाख हेक्टर। इसके बाद तीसरा जो सबसे ज्यादा है वह कौन सा है? वह है ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि। तीसरा आपको याद क्या रखना है? ऊसर तथा कृषि भूमि। अब यहां कितना है? यहां है 6.91%। 91%।
अब यहां कितने लाख हेक्टर में है? तो यहां जो है लगभग 23.67 लाख हेक्टर। कितना है? हेक्टर। क्लियर? और इसके बाद एक और आपको डाटा याद रखना है, वह है चालू पड़त। सॉरी, चालू पड़त से पहले एक और पॉइंट याद रखना है, वानिकी। वानिकी याद रखना है, यहां कितना है? 8.08%। क्लियर? और इसके अंतर्गत कितना आता है? इसके अंतर्गत आता है 27.72 लाख हेक्टर। ये चार आपको आंकड़े याद रखने हैं जो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा यहां है, उसके बाद वानिकी है, फिर बंजर भूमि है, और उसके बाद ऊसर, और इसके बाद आती है, वह आती है चालू पड़त। वह कितनी है? 6.10%। 10%, जो कि कितनी होगी? यहां लगभग जो है ये पांच ही आंकड़े याद रखने हैं। देखिए इसमें इतने सारे आंकड़े आपको दे रखे हैं, लेकिन हमारे काम के जो है यह पांच ही आंकड़े हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे। किस आधार पर? वो उपयोग सांख्यिकी के आधार पर। अब इनको कैसे पूछा जा सकता है, यहां हमें क्लियर करना है कैसे पूछा जा सकता है। अब समझना, दो प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, जहां से कोई भी प्रश्न आएगा तो हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि 90% विद्यार्थी इन आंकड़ों को रटते हैं, लेकिन हमें रटना नहीं, हमें समझना है। समझ के हमें इनको जो है तैयार करना है। तो प्रश्न की प्रकृति को समझना कि कैसे पूछा जाएगा। देखिए, जब यह प्रश्न पूछा जाता है तो दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भू उपयोग सांख्यिकी 2020-21 के अनुसार राजस्थान में भू उपयोग को सही क्रम में व्यवस्थित कर कूट का चयन करें। अधिक से कम। पहला होगा वानिकी, दूसरा होगा कृषि अयोग्य भूमि, तीसरा होगा फसली क्षेत्र, और चौथा होगा सामान्यतः 4 या अधिकतम 5 होगा। अब इसमें फिर आएगा कूट। ए 1 2 3 4, बी 4 3 2 1, डी 3
1 4 2 सी, 3 1 2 4 डी, 3 1 4 2 सॉरी 3 4 सॉरी यहां पर यह आएगा बंजर भूमि। तीन एक 4 इस तरह से हमें पूछा जाएगा कि भू उपयोग सांख्यिकी के अनुसार राजस्थान में भू उपयोग को सही क्रम में व्यवस्थित कर कूट का चयन करेंगे और कोष्टक में लिख देगा अधिक से कम, कम से अधिक, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो उस समय यह ध्यान रखना है कि भू उपयोग का क्या क्रम है। तो इसमें याद रखने का तरीका है, सबसे पहले आएगा फसली क्षेत्र, क्लियर। उसके बाद दूसरा कौन सा आएगा, बंजर भूमि, तीन चार एक दो। तीसरा आएगा वानिकी और चौथा जो आएगा वह आएगा कृषि अयोग्य। यह है 52.34%, यह 10.87%, यह 8.08% और यह 6.91%। अब इस क्रम को आपको व्यवस्थित करना है। तो यह ध्यान रखना कि हमें आंकड़ों पे कम, कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करना है कि क्रम क्या है और कितना है। तो अब आप इसके आधार पे कर सकते हैं कि फसली क्षेत्र है वह 3 नंबर पर है, उसके बाद बंजर भूमि है, उसके बाद वानिकी है और सबसे लास्ट में क्या आएगा, कृषि अयोग्य भूमि है। तो इस तरह के प्रश्न हमें एक तो पूछे जाए। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाने की संभावना है जिसको लेके स्टूडेंट गलती करता है और करेगा, कैसे समझना, प्रश्न पूछा जा सकता है, समझना, यहीं पर लिख रहा हूं। भू उपयोग सांख्यिकी राजस्थान के भू उपयोग सांख्यिकी 2020-21 के अनुसार राजस्थान में बंजर तथा ऊसर भूमि है। ए ऑप्शन 10.87%, बी 6.91%, सी 17.78% और डी इस तरह से पूछा जाएगा कि भू उपयोग सांख्यिकी 2020-21 के अनुसार राजस्थान में बंजर तथा ऊसर भूमि है। तो अब यहां ध्यान रखना कि जब आप इस फ्लो चार्ट को देखते हैं, इस फ्लो चार्ट को देखते हैं तो इसमें ऊसर भूमि अलग दे रखा है और बंजर भूमि अलग दे रखा है। अब आप कहेंगे सर दोनों में अंतर क्या होता है, अब समझना।
बंजर भूमि और ऊसर भूमि में अंतर है। ऊसर भूमि जो कि कृषि अयोग्य भूमि है, जिसमें कृषि करना संभव नहीं है, उस भूमि को हम क्या कहेंगे? ऊसर भूमि, जो कि कितनी है? 6.91% है। यहां तक क्लियर हो गया? बंजर भूमि का मतलब है ऐसी भूमि जो वर्तमान में कृषि योग्य नहीं है, लेकिन उसमें उपचारात्मक सुधार किया जाए तो वह भूमि कृषि योग्य हो सकती है। यानी कि बंजर भूमि को कृषि भूमि में या कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन ऊसर भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए पश्चिमी राजस्थान को हम कहते हैं बंजर है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर जहां जहां है, जहां जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हुई है, निश्चित रूप से वह क्षेत्र अभी वर्तमान में कृषि के क्षेत्र में आगे हैं। चाहे वह गंगानगर, हनुमानगढ़ देख लीजिए, बाड़मेर का क्षेत्र है, जालोर का क्षेत्र है, और इंदिरा गांधी नहर के आसपास का जो क्षेत्र है वह वर्तमान में जो पहले बंजर क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, शायद वह वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक कृषि उत्पादक के रूप में भी जाना जाता है। इसका कारण है कि बंजर भूमि को हम कृषि योग्य भूमि में बदल सकते हैं, लेकिन ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि को हम कृषि योग्य भूमि में नहीं बदल सकते। तो यह कितना है? 10.87%। अब देखिए प्रश्न को समझना। प्रश्न कह रहा है कि भू उपयोग सांख्यिकी 2020-21 के अनुसार राजस्थान में बंजर तथा ऊसर भूमि है। तो कई विद्यार्थी तो यह सोचते हैं कि बंजर तथा ऊसर भूमि एक ही होगा, इसीलिए वह बंजर को ऊसर मान के गलती करता है, और अधिकांश स्टूडेंट इसका उत्तर कितना लिखते हैं? 10.87 लिखते हैं। लेकिन यहां पे दो भूमि दे रखी है, बंजर भूमि कितनी है तो यहां, और ऊसर भूमि कितनी है यहां। इन दोनों का योग कितना होगा? 17.78% होगा। तो इसका सही उत्तर कितना होगा? अब ये ध्यान रखना, लगभग पूछ सकता है, लगभग 10%, लगभग 7%, लगभग 17-18%, लगभग 50% से अधिक। अब प्रतिशत में भी पूछा जा सकता है और जो है राउंड फिगर में भी पूछा जा सकता है। तो यहां लगभग 11%, 10% से ज्यादा है, यहां लगभग 7%, यहां लगभग 18%, और यहां लगभग 50% से ज्यादा के रूप में भी है। तो इसीलिए हमें एक तो भू सांख्यिकी रिपोर्ट को बहुत अच्छे से समझ के जाना है, क्योंकि इसका प्रश्न न केवल कृषि और संबंध क्षेत्र से आएगा, इसका प्रश्न मरुस्थलीकरण को लेकर भी पूछा जा सकता है, वन उन्मूलन का वाला जो क्षेत्र है वहीं से भी पूछा जा सकता है। और इसीलिए हमें एक तो यह पूरा फ्लोचार्ट याद होना चाहिए कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, बंजर भूमि क्षेत्र कितना है, वानिकी कितना है, ऊसर तथा कृषि अयोग्य कितना है, और चालू पड़त कितना है। इसी को ही सुमेलित करने में भी पूछा जाता है, और यह जो है कई बार हमें भू एटलस के रूप में भी पूछा जा सकता है। लेकिन हमें वर्ष पता होना चाहिए, 2020-21 के अनुसार पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहां जब भी इकोनॉमिक सर्वे आती है, हर बार यह वर्ष चेंज होता है। यदि आप इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 पढ़ेंगे तो वहां पर जो है यह 2019-20 दे रखा है, और जब हम 2022-23 पढ़ रहे हैं तो वहां पर यह वर्ष 2020-21। तो 20-21 आए तो इसका मतलब यह मत समझना कि 2 साल पहले का पूछ रहा है या 3 साल पहले का, वह वर्तमान की इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछ रहा है। क्लियर हो गया? तो यह था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने 2 पॉइंट्स पर बात की। एक तो कृषि एवं संबंध क्षेत्र में जो 4 प्रमुख गतिविधियां हैं उनका राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्या योगदान है, और दूसरा राजस्थान की भू सांख्यिकी रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का उपयोग किस किस रूप में किया जा रहा है, जिसमें 5 आपको पिन पॉइंट याद होने चाहिए। शुद्ध बोया गया यानी फसली क्षेत्र कितना है, बंजर भूमि कितना है, वानिकी कितना है, ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि कितना है, और चालू पड़त कितना है। और ध्यान रखना यह प्रश्न बहुत बार आरपीसी के द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, जहां पर भी कृषि भूमि है, सिंचित क्षेत्र है, उनकी प्रवृत्तियां हैं, देखिए ध्यान रखना आपके सिलेबस में है, रबी खरीफ की फसल है, तिलहन, सिंचित क्षेत्र और प्रवृत्तियां, यह सभी इसी भू उपयोग पर निर्भर करती है। और इसमें भी विशेष रूप से एक तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र आपको याद होना चाहिए, और एक बंजर भूमि और ऊसर भूमि का पता होना चाहिए, क्योंकि बंजर भूमि वह भूमि जिसका उपचारात्मक या सुधारात्मक उपायों के द्वारा
कृषि योग्य भूमि में बदला जा सकता है, जबकि ऊसर या कृषि योग्य भूमि अयोग्य भूमि को कृषि योग्य भूमि में नहीं बदला जा सकता। और वानिकी का मतलब है जहां जिसका उपयोग हम सब्जी, फल या बागवानी के रूप में हम लोग करते हैं। और चालू पड़त का मतलब है ऐसी भूमि जो कुछ समय तक हम छोड़ देते हैं, फिर पुनः जो है उस पर कृषि कार्य करते हैं। क्लियर होगा? तो ये था आज का हमारा सेशन। शायद आपको यह सेशन समझ में आया होगा, लेकिन एक बार आप इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर अपने जो इकोनॉमिक सर्वे की जो बुक है उसका उपयोग करते हुए इन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। निश्चित रूप से आपको इनसे 5 प्रश्न बनने वाले हैं। हालांकि मैं सभी प्रश्न आपको टेस्ट के रूप में भी देने वाला हूं कि क्या पूछा जा सकता है, जो कि संडे को आपका टेस्ट होने वाला है। विशेष रूप से कि जो पिछला जो टेस्ट था उसमें केवल जितना मैंने पढ़ाया था उसी को ही मैंने पूछा था, जिसमें 20 क्वेश्चन दिए थे। लेकिन इस संडे को जो आपका टेस्ट होने वाला है, जिन्होंने भी असिस्टेंट प्रोफेसर का और आरएस का कोर्स परचेज कर रखा है और जिनको यह पीडीएफ अवेलेबल करवाई जा रही है, उनके लिए संडे को रात को 9 से 10 टेस्ट की भी सुविधा हमने रखी है। और उस टेस्ट में जितना हम वीक में पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव है। बदलाव क्या है कि यदि हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रश्न देते हैं तो मात्र 20 क्वेश्चन दे पाते हैं, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा बदलाव किया है कि क्यों ना हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था के साथ साथ राजस्थान के भूगोल के भी आपको जो है उसमें प्रश्न दें। तो अब देखिए, ध्यान रखना जिसकी बात मैं करने वाला हूं कि इस संडे को जो 16 तारीख को जो संडे आने वाला है और संडे को जो आपका टेस्ट होने वाला है राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत टेस्ट 2 होने वाला है। तो उसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था के साथ साथ राजस्थान के भूगोल के कुछ टॉपिकों के प्रश्न देने वाला। अब टॉपिक कौन से होंगे इसकी सूचना मैं आपको कल बताऊंगा कि ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक आएंगे और इकोनॉमिक राजस्थान की अर्थव्यवस्था के कौन कौन से टॉपिक के प्रश्न जो है टेस्ट में आने वाले हैं, और जो कि टेस्ट 50 क्वेश्चंस का होगा। और टेस्ट सभी को देना ताकि आप अपना स्व मूल्यांकन कर सकें, और हो सकता है वही टेस्ट आपके परीक्षा में 4 क्वेश्चन क्या करवा दें, सही करवा दें। टेस्ट देने का मतलब यह नहीं है कि हम आपको जो है तैयारी के लिए मजबूर करें। देखिए, टेस्ट आपका स्व मूल्यांकन है, देना चाहिए। और जिन विद्यार्थियों ने पहले टेस्ट दिया है उनको भी अपनी वास्तविकता का भी पता चला होगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ हमें गलती नहीं करनी है, किस तरह से हम अपनी गलतियों का सुधार कर सकते हैं, यह हमें टेस्ट सिखाता है। तो शायद यह सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और एकदम क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हमें कंफ्यूज करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस तरह से एक ही प्रश्न में पूरे डाटा हमें पूछे जा सकते हैं। तो हम फोकस यही करेंगे कि एक ही प्रश्न में हम पूरे टॉपिक को तैयार करें। तो ये था आज का हमारा सेशन। इसी प्रकार यह क्रम निरंतर जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।